हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का सिलेबस, जिसमें हम देख रहे हैं सामान्य वित्त एंड लेखा नियम। इसके अंदर हम जनरल फाइनेंस या अकाउंटिंग रूल्स इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसका चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। तो जिसने भी चैप्टर 1 नहीं देखा, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 एंड सेकंड पार्ट इसमें कंप्लीट किया था। साथ में इसके MCQ भी हमने अवेलेबल करा दिए थे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था। इसमें पार्ट 1 में, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पार्ट्स के अंदर इसको कंप्लीट किया था। और साथ में इसके MCQ भी चैनल पे अपलोडेड है। तो जिसने भी ये जो चैप्टर कंप्लीट नहीं किए, सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। फिर हमने चैप्टर 3 पढ़ा। चैप्टर 3 में इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। और आज हम इसका करेंगे पार्ट 2। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्व एंड प्राप्तियाँ, ठीक है, रेवेन्यू एंड जो भी रिसीप्ट्स हैं वो हम इसमें देख रहे हैं। इसमें नियम 27 से लेकर 41 है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य भाग में 27 से लेकर 32 नियम है। तो ये हमने इसका जो राजस्व एंड प्राप्तियाँ का फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। साथ में 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, जिसने नहीं किया वो उनको कर लीजिए और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक। इसके अलावा आज हम अब इसमें करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 डील करता है सरकारी भवनों, भूमि का किराया, जुर्माने आदि, जिसके अंदर नियम है 33 से लेकर 37। राजस्व की माफ़ी, राजस्व के दावों का परित्याग करना, ठीक है, ये हम नियम देखेंगे 38 से लेकर 41। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क के लिए, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था, ये जो आपके लिए होमवर्क में दिया था। जिसने नहीं किया तो वो क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको देख लें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें जब तक आप, ठीक है। मैं पढ़ के आपको बता भी देता हूँ। नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य, ठीक है। तो यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी की ड्यूटी की बात कर रहा है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब अपने चैप्टर स्टार्ट करा था। तो सबसे पहला नियम ही अपन ने यही पढ़ा था, ठीक है। नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह ये देखे कि सरकार को देय समस्त राशियाँ नियमित एवं तुरंत निर्धारित, वसूल तथा लेखांकित की जाकर राज्य की संचित निधि या फिर लोक लेखा निधि में विधिवत रूप से जमा करा दी जाएगी। तो ये प्रावधान GF एंड AR के किस नियम में वर्णित है? तो अब एक बात बताइए, अपन इसमें नियम पढ़ रहे हैं, नियम 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इतने नियम तो अपन इसमें पढ़ भी नहीं रहे हैं। अपन कितने नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वापस से देखिए, याद करिए। नियम 27 से लेकर 41 तक ही नियम है इसके अंदर टोटल मिला के, ठीक है। अब जैसे पहला जो नियम था, ये पढ़िए इसको, प्राप्तियों और लेखों के संबंध में कर्तव्य, इसमें ड्यूटी की बात करी है, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी ड्यूटी पे ही है। इसमें जो नियंत्रण अधिकारी है उसकी ड्यूटी की बात करी गई है, कंट्रोल ऑफिसर की। तो कौन सा नियम हो गया? नियम नंबर 27 हो गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से आप अगर इनको याद रखेंगे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे, ठीक है। तो नियम कौन सा हो जाएगा? नियम 27 हो जाएगा। इसमें ड्यूटी की बात करी गई है। फिर दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी होमवर्क था। महालेखाकार से लेखों का उद्धरण प्राप्त होने पर राजस्व एवं प्राप्तियों का वर्गीकरण त्रुटि पाए जाने पर जिन्हें लेखों में शुद्ध करना वांछनीय, उनका एक विवरण अग्रेसित किया जाएगा। ये क्वेश्चन तो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में भी पूछा गया है। अगर देखिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत वीक है, कमज़ोर है, ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है भैया। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उससे पहले ही उसका आंसर आपके मन में क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, जैसे मान लीजिए त्रुटियाँ हैं, कोई भी एरर हुआ, ठीक है, अकाउंट जो भी आपने राजस्व प्राप्त किया, प्राप्ति, इनके वर्गीकरण, इनके क्लासिफिकेशन में, जब आपको पैसा रिसीव हुआ और उसके मतलब आपके ट्रांजेक्शन्स किए, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, और उसमें आपसे एरर हो गए। अब उनकी जो एरर के लिए आपको उनको शुद्ध कराना है, तो ये जो त्रुटियों से रिलेटेड जानकारी है, वर्गीकरण जो तैयार किया जाएगा, तो वो कौन किसको भिजवाएगा? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। महालेखाकार को कौन भिजवाएगा इनमें से? तो कोषाधिकारी के माध्यम से विभागाध्यक्ष को, और विभागाध्यक्ष महालेखाकार को भिजवाएगा क्या? या विभागाध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा क्या? या अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को सीधे ही भिजवा दिया जाएगा? या कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाया जाएगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यह महालेखाकार से लेखों का उदाहरण प्राप्त होने पर कौन किसको भिजवाएगा, ये वाली बात कह रहा है। तो अब बताइए, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़े हों तो आप इसका आंसर कर जाएंगे। तो देखिए, आपके लिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। विभाग अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को नहीं भिजवाया जाता, और अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को सीधे नहीं भिजवाया जाएगा। कोषाधिकारी से, यहाँ पे भी कोषाधिकारी के माध्यम से विभाग अध्यक्ष को भिजवाया जाएगा या महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। चलिए, इसका आंसर अब ए या फिर डी में से करके बताइए, जल्दी से बताइए, और मैं इसका आंसर आपको यहाँ बताता हूँ। आ जाइए।
देखिए त्रुटियाँ है ना, एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स, इसमें अपन ने पढ़ा था कि कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। कोष में भिजवाएगा प्रपत्र संख्या, इस तरह का विवरण प्रपत्र संख्या GA15 के अंदर भिजवाया जाएगा एरर से रिलेटेड। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड GA संख्या कौन सी है, 15 है प्रपत्र संख्या। तो कौन भिजवा रहा है, कोषाधिकारी भिजवा रहा है, किसको, महालेखाकार को भिजवा रहा है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे भाई, तभी आपकी चीज़ें एग्जाम तक पहुँचेंगे, अदरवाइज तो कोई और करके चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिए थे, आपने इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे हैं। और आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर अच्छे लगते हैं तो सही बताइए, बुरे लगते हैं तो बुरे बता दीजिए, है ना। तो जिससे क्या होगा, हम अलग तरीके से कोशिश करें। फिर आ जाइए, अब देखिए भाग 2 में सरकारी भवनों, भूमि का किराया और जुर्माने आदि से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसमें जो नियम 33 है, नियम 33 डील करता है सरकारी भवनों, भूमि के भवनों का किराया, रेंट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड। जब सार्वजनिक निर्माण विभाग है ना, PWD है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करी जाएगी। तो इसके अलावा कोई और अन्य सिविल विभाग है जो क्या कर रहा है, सरकारी भवनों से इस तरीके से कोई रेंट आ रहा है ना, पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसका रखरखाव करने के लिए कौन होगा, उसका विभाग का अध्यक्ष होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। वही क्या करेगा, जो भी बकाया राशि होगी उसकी रिकवरी करने के लिए उसे ही रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अलावा, ठीक है, अन्य कोई सिविल विभाग किसी किराए योग्य भवन का रखरखाव करता है तो उस विभाग का विभागाध्यक्ष, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, भवन के बकाया किराए की वसूली करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट, जैसे सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल विभाग का कोई मतलब किराया रिसीव करने के लिए, तो इस सिविल डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जो विभागाध्यक्ष जिसे बोला जाता है, ठीक है, वही उस किराए को रिसीव करने के लिए अधिकृत होगा। ठीक है, आ जाइए नियम 34 देखते हैं। नियम 34 कहता है किराए का निर्धारण एवं वसूली। अब जो किराया है उसका क्या होगा, असेसमेंट किया जाएगा, कितना किराया रिसीव करना है, किस तरीके से रिकवरी करनी है ना, निर्धारण और वसूली किस तरीके से की जाएगी, इसकी बात कर रहा है नियम 34। तो इसमें क्या है, किसी भी किराए योग्य भवन के किराए के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया सामान्य रूप से उन नियमों द्वारा विनियमित होगी जो लोक निर्माण विभाग के डायरेक्ट प्रभार के अधीन है ना, प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन के आवास स्थानों पर लागू होते हैं। जिस तरीके से लोक निर्माण के विभागों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके आवासों पर जो नियम लागू होते हैं, उसी वही सेम नियम भी यहाँ पे भी लागू होंगे, है ना, जो भी आपको किराया निर्धारण करना है, वसूली करनी है उसके लिए। ठीक है, ऐसे सरकारी भवनों एवं भूमियों के किरायों की मांग एवं वसूली के संबंध में विस्तृत नियम एवं प्रक्रिया इन भवनों के प्रभारी जो विभागों के विभागीय विनियमों में शामिल की जाएगी। अब देखिए नियम 35, नियम 35 क्या कह रहा है, जुर्माना फाइन्स की बात कर रहा है। तो देखो ये जो नियम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे फाइन, पेनल्टी, है ना, मिथ्या, झूठी शपथ, तो इस तरह के नियम क्या वो पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये 35वां नियम याद रहना चाहिए। नियम नंबर 35 में क्या दे रखा है, जुर्माने, फाइन्स की बात करी गई है। ठीक है, तो सरकार में जो प्राधिकारी जुर्माना लगाता है, ठीक है, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जिसको पावर दी गई है जुर्माना लगाने की, वही प्राधिकारी उसके संग्रहण, लेखांकन, कोषागार में जमा कराएगा और वही उसको रिफंड करवाएगा। ठीक है, तो जिस भी अधिकारी को पावर सौंपी गई है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मान लीजिए कोई ऑफिसर है, ठीक है, उसको आपने क्या करा, एक पावर ट्रांसफ़र कर देंगे, भाई आप जुर्माना लगाएंगे। तो जो जुर्माना लगाएगा वही उसका संग्रहण करेगा, कलेक्शन करने का काम करेगा, लेखांकन करेगा, उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करवाएगा। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स के होंगे, जो भी मंथ के होंगे, उन सब के ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड कराएगा, यही अधिकारी कराएगा। ठीक है, कोषागार को भिजवाएगा बाद में, और जो भी रिफंड होगा वो रिफंड भी यही अधिकारी करवाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसका दायित्व भी संबंधित प्राधिकारी का ही होगा। जुर्माने का रिफंड करने की शक्ति रखने वाले प्रत्येक प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि रिफंड की जांच कर ली गई है तथा वसूल किए गए जुर्माने की राशि को 2 बार तो रिफंड नहीं कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए ये आप है, मान लीजिए, ठीक है, ये आप हैं, ऑफिसर हैं आप, ठीक है, और ये है ए, तो आप इस ए को क्या है, रिफंड देना है। तो आपके पास है पावर, आपने जुर्माना लगाया था, परंतु क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर हो गया। ठीक है, ये चारपाई पे सो रहा है आराम से,
इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये ए गया पीछे से और इस बंदे के पास गया, ये सोते सोते इसने बोला हाँ वहाँ रखा है, बैग ले जाओ, तो ये रिफ़ंड लेके चला गया। तो क्या ये रिफ़ंड देने के लिए ऑथराइज था? नहीं। कौन है ऑथराइज? डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर होगा वही रिफंड दे सकता है। तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर ये है, तो ये तो दे भी नहीं सकता और ना ये इससे ले सकता। परंतु ये इससे ले भी गया हो तो इसकी जांच कौन करेगा? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। अगर इस ए के पास में एक से अधिक बार रिफंड चला गया है तो उसकी जाँच करके उससे वापस भी लेने का काम किसका होगा? जो प्राधिकारी जुर्माना लगा रहा है, संग्रहण कर रहा है, कोषागारों को भिजवा रहा है, रिफंड दे रहा है, तो ये इसी के पास इसकी जिम्मेदारी होगी। अगर एक से अधिक बार पैसा चला गया तो उसको वापस लेकर आए, ठीक है। अथवा कोषागार में वास्तविक रूप से, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जैसे मान लीजिए आपके कोषागार में वास्तविक रूप से कोई पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो क्या आप उसका रिफंड दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। जो पैसा आपके पास आया ही नहीं है तो आप उसका रिफंड कैसे दे देंगे? तो कोषागार में वास्तविक रूप से जमा नहीं कराए गए जुर्माने का रिफंड नहीं किया जाएगा। जो जमा ही नहीं हुआ भैया उसका रिफंड कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने आपको उधार दिया नहीं है और मैं आपसे आके मांगूँ भैया मेरा उधार वापस दे दो, ठीक है। जब तक मैं आपको उधार पैसे दूंगा नहीं तब तक मांगूंगा थोड़ी, तो वही वाली बात है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नियम नंबर 36 जुर्माने का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ फाइन्स। इसमें बता रखा है कि जो जुर्माना वसूल करने तथा जिनकी प्राप्तियां रिसीप्ट की जांच करने का कर्तव्य किसका होगा? विभागीय अधिकारी का होगा। जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होगा वही क्या करेगा? जो भी प्राप्तियां हुई हैं, जो रिफंड्स हैं, उनकी जांच करेगा। तथा जो भी प्रत्येक न्यायालय हैं, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, है ना, स्टेट्स के अंदर, तो वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसा हो, सिविल का हो या फिर दंडिक का हो, तो उनमें क्या होगा? प्रत्येक कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस को जिला न्यायाधीश को निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण भेजना आवश्यक है। और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? विभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा। इसके अंदर क्या क्या मेंशन किया जाएगा? इसके अंदर मेंशन किया जाएगा जैसे जुर्माने की मांग, वसूली, उसके शेष तथा उसमें कोई रिफंड्स किए गए, तो इन सबको इसमें दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ये कब भेजे जाएंगे? मंथ के लास्ट वर्किंग डे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये कौन भेज रहा है? विभागीय अधिकारी भेज रहा है। कौन भेजेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल दीजिए या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिसर बोल दीजिए। ये भेजेगा, किसको भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, चाहे वो किस तरह का हो, सिविल का हो या फिर क्रिमिनल हो, सिविल या क्रिमिनल, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर ये देखना लास्ट वर्किंग डे कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए जनवरी है, जनवरी माह का लास्ट कौन सा दिन होता है? 31 तारीख होती है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 31 तारीख होती है। अब 31 तारीख को मान लीजिए संडे पड़ गया, तो क्या इस दिन भेजेगा? नहीं, फिर ये भेजेगा इससे पहले वाले दिन, मतलब 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को भेजेगा। तो जो भी लास्ट वर्किंग डे हो उस तारीख को क्या है? अंतिम कार्य दिवस को इस तरह का प्रपत्र भर के विभागीय अधिकारी प्रत्येक न्यायालय में भेजेगा, जिसके अंदर जुर्माने की मांग, वसूली, उसके शेष और उसमें जो प्रतिदाय रिफंड्स हैं उसकी बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा ये विवरण कोषागार या उप कोषागार जिससे न्यायालय व्यवहार करता है कि लेखे माह के लिए तैयार किए जाएंगे और जिला न्यायाधीश, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इन विवरणियों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के एवं अपने स्वयं के न्यायालय के मासिक जुर्माने के विवरण में सम्मिलित करेगा तथा प्रत्येक माह के, है ना, प्रत्येक, जैसे मान लीजिए अपन ने लास्ट वर्किंग डे को तो किसको भेज रहे हैं? कोर्ट को भेज रहे हैं। अब कोर्ट क्या कर रहा है? जो न्यायाधीश है ये इस तरह का प्रपत्र संख्या भरने के बाद में माह के प्रारंभ होने के बाद, अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसी में तो करेगा। जैसे ये जनवरी में हुआ तो फेब में, है ना, तो फेब माह के प्रारंभ होने के बाद, जैसे फरवरी माह चालू हो गया तो माह के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र जल्द से जल्द कोषागार अधिकारी को भेजेगा, ठीक है। कौन भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज रहा है, ठीक है। इस तरह का जुर्माने का विवरण बाद में, ताकि कोषागार में भेजे गए प्रेषणों का कोषागार में लेखों में जो क्रेडिट है उस राशियों से इनका सत्यापन किया जाए कि भाई जो जुर्माना लगाया गया था वो बिल्कुल सही है, कोषागार के भी अकाउंट्स के अंदर सेम आ रहा है और कोर्ट्स के अकाउंट में भी सेम आ रहा है, तो इनको चेक करने के लिए, ठीक है। कोषागार अधिकारी इन रकमों में की गई शुद्धियों का प्रमाणीकरण करेगा। जहाँ समेकित विवरण एवं कोषागार के लेखों में कोई विसंगति हो, कोषाधिकारी अपना प्रमाण पत्र देने से पूर्व जिला न्यायाधीश से उस विसंगति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निवेदन करेगा, ठीक है। तो किसके दायित्व होंगे इसमें? अगर जैसे मान लीजिए कोई एरर आ जाते हैं तो कोषाधिकारी के होंगे, परंतु उन एररों को ठीक करने से पहले ये जिला न्यायाधीश से डिस्कस भी करेगा, ठीक है।
अब देखिए, विवरण पत्र में प्रत्येक लेखा शीर्ष जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए जुर्माने, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अधीन किए गए जुर्माने में किए गए जुर्माने की राशि पृथक पृथक दिखाई जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विवरण पत्र में प्रत्येक शीर्ष में जो जिस भी हेडिंग में आप दिखा रहे हैं, जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए कोई जुर्माना है या पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कोई जुर्माना किया गया है, तो इनको क्या है, अलग अलग दिखाया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट तो क्या है, कोर्ट के ऑर्डर से लगाया गया है, और पशु क्रूरता तो पहले से कोई एक अपन ने क्या है, एक बिल पेश कर रखा है कि अगर इस तरीके का कोई जुर्माना पेश किया जाता है तो वो उसके थ्रू लगाया जा रहा है, मजिस्ट्रेट अब नहीं लगा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो अपन के एक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, और यह मजिस्ट्रेट, तो इनको क्या अलग अलग दिखाना पड़ेगा। पीड़ित पक्षकार को देय मुआवजा जुर्माने की निश्चित डिपॉजिट्स में जमा करने योग्य हो तथा जुर्माने को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अंतर्गत किसी न्यायालय, न्यायपालिका या स्थानीय निधि में जमा कराने योग्य हो, इस विवरण से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, जब जुर्माने अन्य जिले में प्राप्त किए गए हों तो वहाँ वसूल करता होगा जो भी सरकारी कर्मचारी द्वारा संबंधित सरकारी कर्मचारी को सूचना दी जाएगी तथा उसको अपने मासिक जुर्माने विवरण में अंकित करना होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और जो भी सरकारी है, तो वो भी वहाँ पे उस जुर्माने को अपने मासिक जो विवरण है उसमें अंकित कर देगा। ठीक है, अब देखिए नियम 37 क्या कह रहा है। नियम 37 कह रहा है मिसलेनियस, विविध मांगे। सरकार की विभिन्न मांगे जो सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती हैं पर महालेखाकार राजस्थान निगरानी रखेगा, जैसे अन्य राज्यों से बकाया वसूलना आदि, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए भाग 3 में क्या है, राजस्व की माफ़ी, राजस्व के दावों का परित्याग करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नियम 38 क्या कह रहा है, सूक्ष्म नियोग सक्षम अधिकारी होगा, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना राजस्व के किसी क्लेम को रेमिटेड, माफ़ या फिर स्थगित नहीं किया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी रेवेन्यू है उसकी माफ़ी करनी है तो कौन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो भी सक्षम प्राधिकारी है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर है ना, अथॉरिटी है, तो उसकी परमिशन के बिना कोई भी माफ़ी नहीं किया जाएगा या फिर स्थगित नहीं किया जाएगा, कोई भी रेमिटेड नहीं किया जाएगा या फिर कोई अबेंडन नहीं किया जाएगा किसी भी क्लेम को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग 3 कह रहा है नियम 38 से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रख लें। अब देखिए नियम 39 क्या कह रहा है। नियम 39 माफ़ी का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रेमिशन। इसमें बताया गया है विभागाध्यक्ष किसी भी जुर्माने की माफ़ी संबंधित सूचना प्रत्येक वर्ष जून की पहली तारीख GA 16 प्रारूप में भरकर महालेखाकार को भेजेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष कौन होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD, किसी भी जुर्माने की माफ़ी से संबंधित सूचना प्रत्येक वर्ष कौन से माह, जून माह में, ठीक है, हर साल जून माह की पहली तारीख को फर्स्ट डेट ऑफ जून में GA प्रपत्र संख्या 16 में भरकर महालेखाकार को भिजवाता है। मंथ याद रखना है जून, ठीक है, डेट तो आपको वैसे भी याद रहेगी, पहली तारीख को भेजना। सरकार द्वारा जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए 500 रुपये से कम की एकल छूट है तो इस तरह की माफ़ी का कोई विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, 500 रुपये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने रुपये से कम की अगर माफ़ी दी जा रही है तो उसके लिए कोई उसको उस राशि को विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जहाँ प्रशासनिक वर्ष है ना, प्रशासनिक वर्ष क्या होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ईयर, और वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, ये अपन ने पढ़ा था। वित्तीय वर्ष और प्रशासनिक वर्ष अलग अलग हों, ठीक है, तब क्या होगा, तो प्रशासनिक वर्ष के आंकड़े, ठीक है, विवरण में दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि वे विभागीय प्राधिकरण के लिए अधिक सुविधाजनक हों, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्रशासनिक वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुरूप ना हो तो प्रशासनिक वर्ष के आंकड़े वित्तीय वर्ष में वो जो स्टेटमेंट आप जो देंगे उसके अंदर उनको मेंशन करना जरूरी होगा। अब वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, देखो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है, जो भी ईयर होगा से लेकर 31 मार्च, ठीक है। तो ये 2 डेट याद रखना है आपको। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में क्या होता है, वित्तीय वर्ष कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए अपन को 2023 का करना है तो 2023 से लेके 31 मार्च 2024 हो जाएगा ये, ठीक है, नेक्स्ट साल का। इस तरीके से वित्तीय वर्ष की कैलकुलेशन की जाती है। नियम 40 क्या कह रहा है, विभाग अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए राजस्व की माफ़ी एवं उनके परित्याग की परिभाषा देते हुए नियम बनाएगा। कौन बनाएगा, डिपार्टमेंट ही बनाएगा नियम, तो ना। नियम 41 में है आंतरिक जांच, ठीक है, इंटरनल चेक की बात करी जा रही है, लेखा परीक्षा की बात करी जा रही है। तो इंटरनल चेक या ऑडिट, विभाग अपने आंतरिक जांच दल द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में
प्राप्तियों के आंतरिक जांच, लेखे परीक्षा करने की व्यवस्था करेगा। प्रयोजन के लिए वे ऐसे पक्षकारों के मार्गदर्शन के लिए नियम भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये आंतरिक जांच की जाती है। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर के एंड में आप क्या है ऑडिट करवाएंगे, तो उससे पहले क्या आंतरिक जांच करवा लेंगे, तो आपके जो अकाउंट्स होंगे उनमें एरर आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। इसलिए आंतरिक जांच या लेखा परीक्षा समय समय पर करवाते रहते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब देखिए जाते जाते क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले मैं अपने आप को यहाँ ले आता हूँ, क्वेश्चन में नहीं हूँ मैं, कॉपी यहाँ पर ये पेज, एक क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है आज, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सरकार की विभिन्न मांगें जो सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती हैं पर कौन निगरानी रखेगा। तो इनके द्वारा जो सरकार की जो डिफरेंट मांगें हैं सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती है, तो उन पर निगरानी कौन रखता है? वित्तीय विभाग, राज्यपाल, महालेखाकार राजस्थान या प्रशासनिक विभाग। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।